Welcome back students to the Miracle Education. I am here for you Master Series Semester 4. जैसा कि MSN का वीडियो था, आपका एग्ज़ाम होने वाला है सेकेंड और थर्ड को. उसमें आपका MSN में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस MCQ पूछता है, जिसमें आपका 15 MCQs क्वेश्चन पूछते हैं. तो वही हम एक्सपेक्ट प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि ये क्वेश्चंस ये चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑन्कोलॉजी. जैसा कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी से सबसे पहला क्वेश्चन है द स्प्रेड ऑफ कैंसर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड इज कॉल्ड. आप पढ़े होंगे कि कैंसर का एक साइड से दूसरे साइड में स्प्रेड होना उसको क्या बोलते हैं. इट इज कॉल्ड मेटास्टासिस. क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन. Option number C, cancer spread from one side to another side is known as metastasis. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द वार्निंग साइंस ऑफ द कैंसर आई रिमेंबर वाई. जब आपको ऑन्कोलॉजी चैप्टर पढ़ाया गया होगा तो उसमें वार्निंग साइंस ऑफ कैंसर करके मेंशन था, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है कॉशन से. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ल्यूकेमिया. ल्यूकेमिया इज अ मैलिग्नेंसी ऑफ. आप जब ऑन्कोलॉजी पढ़े होंगे तो ल्यूकेमिया जनरली कौन से कैंसर को ल्यूकेमिया बोला जाता है. सो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू. द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज बी. द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपीज. आप जब कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी जब ये पढ़ाया गया होगा तो उसमें उसके साइड इफेक्ट भी मेंशन होंगे, तो आपको अच्छे से पता है कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकता है. हाइपरटेंशन नहीं होगा, इसमें आपको क्लियरली पता चल रहा है. एलोपेसिया. एलोपेसिया जिसको हम लोग बोलते हैं जनरली बाल का झड़ जाना. द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी इज एलोपेसिया. सो स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोप्सी इज परफॉर्म टू. बायोप्सी क्यों परफॉर्म किया जाता है? टू डायग्नोज द कैंसर. कैंसर को डायग्नोज करने के लिए बायोप्सी परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स HIV एड्स है. सो क्वेश्चन इज HIV प्राइमरी अटैक. HIV जो है वो प्राइमरी अटैक किस पे करता है? आप पढ़े होंगे CD4 से, नाम सुने होंगे जो HIV पढ़े होंगे. तो CD4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट है एड्स स्टैंड फॉर, और एज यूजुअल आपको एड्स का फुल फॉर्म पता है, एक्यूट एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट HIV इज ट्रांसमिटेड बाय. HIV के ट्रांसमिटेड होने के बहुत सारे मेथड है, बट यहाँ पे जो भी जितने भी ऑप्शन मेंशन है उसमें से अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट इज द वन ऑफ द मोस्ट स्प्रेडेबल मेथड ऑफ HIV. सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल CD4 काउंट इज. आपको पता होगा जब CD4 का काउंट पढ़े होंगे, CD4 HIV एड्स के बारे में बताया गया हो, तो नॉर्मल CD4 का काउंट है 200 to 300 mmQ. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. NaCO. NaCO किसके लिए स्टैंड्स होता है? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. NACO इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एड्स कंट्रोल. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन. फिर नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम, कि मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम से क्या क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय. ऑस्टियोपोरोसिस को हम लोग कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं? जब आपका बोन डेंसिटी डिक्रीज होने लगता है उस कंडीशन को आपको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं. सो द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन. ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन डेंसिटी. बोन डेंसिटी कम होने से ऑस्टियोपोरोसिस को हम
लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं। सो रूमेटाइड अर्थराइटिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस है क्या? इन्फेक्शियस डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, मेटाबॉलिक डिजीज, जेनेटिक डिजीज। आप रूमेटिक फीवर के बारे में पढ़े होंगे, रूमेटिक फीवर होता है, रूमेटिक फीवर का क्योर नहीं होता तो रूमेटिक हार्ट डिजीज और रूमेटिक अर्थराइटिस काउज करता है। फीवर किस वजह से होता है? इन्फेक्शन की वजह से। सो रूमेटिक अर्थराइटिस किस वजह से होगा? इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गाउट। गाउट एक डिजीज कंडीशन है जो कि आप पढ़े होंगे। तो गाउट का सबसे कॉमन साइट क्या होता है? कहाँ पे गाउट सबसे ज्यादा अकर होने के चांसेस होते हैं? सर ऑप्शन इज सी, ग्रेट टो। ग्रेट टो इज द प्लेस वेयर चांसेस ऑफ गाउट इज मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्टियोमेलाइटिस। ऑस्टियोमेलाइटिस का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? स्टेफाइलोकोकस ऑरस, इट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑस्टियोमेलाइटिस। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज मत होइएगा, स्टेफाइलोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस बहुत मिलता जुलता है, बट स्ट्रेप्टोकोकस डिफरेंट है, स्टेफाइलोकोकस डिफरेंट है। सो द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का है, अ फ्रैक्चर इन विच स्किन ब्रोकन इज कॉल्ड। स्किन का ब्रोक हो जाना, वैसे फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। आप ये नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, ऐसे फ्रैक्चर को ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोला जाता है। सो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज का है वो है आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से, जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में सबसे ज्यादा मार्क्स कैरिंग चैप्टर्स में से एक है। सो न्यूरोलॉजिकल का फर्स्ट एमसीक्यू है द नॉर्मल ग्लास्कोकोमा स्केल। जीसीएस स्केल आप पढ़े होंगे। जीसीएस स्केल्स कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को असेस करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? नॉर्मल उसका मेजरमेंट कितना होता है? सो 15। जीसीएस का नॉर्मल स्कोर है 15, जो कि डिवाइडेड होता है आई मोटर एक्टिविटी में। आई मोटर एक्टिविटी में से डिवाइडेड होता है आपका जीसीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक। जो आप स्ट्रोक पढ़े होंगे, स्ट्रोक सबसे मोस्ट कौन सा टाइप है स्ट्रोक का? इस्केमिक। इस्केमिक इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक। अगर आप एक सर्वे का रिपोर्ट देखिएगा या कहीं भी एमएसएन में देखिएगा तो इस्केमिक इज द मोस्ट कॉमन। स्ट्रोक का अगर सबसे ज्यादा केसेस इस्केमिक अटैक की वजह से आता है, सो हेमोरेज का स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन काउज हेमरेज नहीं होगा, सेप्टिक नहीं होगा, एम्बोलिक नहीं होगा, इस्केमिक होगा। इस्केमिक इज द मोस्ट कॉमन, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसको भूलिएगा मत। नेक्स्ट है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस इपिलेप्टिकस। स्टेटस इपिलेप्टिकस आपका एक सीजर का फेज है, इसमें जो मोस्ट कॉमन चॉइस आपका ड्रग बोला जाता है वो डाइजेपाम होता है। डाइजेपाम इज द चॉइस ऑफ ड्रग इन स्टेटस इपिलेप्टिकस। सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स पार्किंसंस डिजीज से रिलेटेड। पार्किंसंस डिजीज रिजल्ट फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ। पार्किंसंस डिजीज कौन से चीज की डिफिशियंसी की वजह से होता है? तो यहाँ पे मेंशन है सेरोटोनिन, डोपामिन, हिस्टामिन, एसिटाइल कोलाइन। सो डोपामिन इज द करेक्ट वन। डोपामाइन की डिफिशियंसी की वजह से चांसेस होता है आपका पार्किंसंस डिजीज के काउज करने का। सो नेक्स्ट है कर्निंग्स इंडिकेट्स। कर्निंग्स एक तरह का साइंस है जो कि मेनिंजाइटिस में असेस किया जाता है। इसमें जो वैसे पर्सन्स को जिसको मेनिंजाइटिस हो गया है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसको ले डाउन करवाते हैं, उसके बाद उनका लेग उठा के आपके घुटना के पास से मोड़ते हैं, उसमें एक रिफ्लेक्स शो करता है, उसको हम लोग कर्निंग साइन बोलते हैं, जो कि वैसे पर्सन में शो करेगा जो कि मेनिंजाइटिस से सफर कर रहा है। सो मेनिंजाइटिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो आपका रीनल डिसऑर्डर से है। रीनल डिसऑर्डर से व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, कि रीनल डिसऑर्डर से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। सो ओलिगोयूरिया इज डिफाइंड एज आउटपुट लेस देन। आप पढ़े होंगे ओलिगोयूरिया, एनीयूरिया, पॉलीयूरिया। सो ओलिगोयूरिया कितना यूरिन होगा तो उसको ओलिगोयूरिया के कैटेगरी में रखिएगा।
सो 400 ml पर डे। जब आपका यूरिन का कंसिस्टेंसी 400 ml पर डे हो जाएगा तो आप उसको ओलिगोयूरिया में रखिएगा। जब वही 100 ml पर डे या फिर उससे कम चला जाता है तो उसको एनीयूरिया में रखा जाता है, मतलब एब्सेंस ऑफ यूरिन। और जब 400 से 500 ml रहेगा तो वो आपका ओलिगोयूरिया में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल यूरिन आउटपुट। नॉर्मल यूरिन आउटपुट यहाँ पे ऑप्शन सारे आवर में मेंशन है। तो एक आवर में नॉर्मल यूरिन आउटपुट होता है 30 to 35 ml पर आवर, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का। सो 30 to 50 ml पर आवर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। So let's move to the next question. Hemodialysis is used for। जब आप रीनल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप हेमोडायलाइसिस, पेरिटोनियल डायलाइसिस पढ़े होंगे। तो हेमोडायलाइसिस जनरली किस लिए यूज़ किया जाता है? रीनल फेल्यूर, वैसे पर्सन्स में जिनका किडनी फेल्यूर हो गया है वैसे पर्सन्स को डायलाइसिस किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रीनल फेल्यूर। नेक्स्ट है प्रोटीन यूरिया इज द फीचर ऑफ। वैसा डिजीज कंडीशन जिसका फीचर है प्रोटीन यूरिया। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज द डिजीज विच द फीचर ऑफ proteinuria is the feature of nephrotic syndrome. So option number A is the correct one for this. Let's move to the next questions. नेक्स्ट भी आपका रीनल डिसऑर्डर से है। इसमें है क्रिएटिनिन लेवल रिफ्लेक्ट्स। क्रिएटिनिन जनरली आप रीनल डिसऑर्डर पढ़े होंगे तो उसमें बन पढ़े होंगे, बन यूरिया क्रिएटिनिन टेस्ट किया जाता है। तो क्रिएटिनिन क्यों किया जाता है? किडनी फंक्शंस को असेस करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्रिएटिनिन लेवल रिफ्लेक्ट्स द किडनी फंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट एमसीक्यू जो इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम इंडोक्राइन? इंसुलिन, इंसुलिन सेक्रेटेड बाय, कौन से सेल से इंसुलिन सेक्रेट होता है? बीटा सेल्स। बीटा इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय बीटा सेल्स। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। जब आप डायबिटीज मेलाइटिस पढ़ रहे होंगे तो उसमें 3 मेजर सिम्टम्स दिया जाता है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। सो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन फॉर दिस। एंड द नेक्स्ट इज एक्सोप्थैल्मस अकर इन। एक्सोप्थैल्मस एक डिजीज कंडीशन है जिसमें आपका आई का जो मिडिल पार्ट होता है वो बल्जेस आउट हो जाता है। वो किस में होता है? आपका हाइपरथायरॉयडिज्म में। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपका एक्सोप्थैल्मियस अकर करता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। एडिसन्स डिजीज इफेक्ट। एडिसन्स डिजीज के बारे में आप जब इंडोक्राइन पढ़ रहे होंगे तो उसमें एडिसन्स डिजीज के बारे में पढ़ाया गया। एडिसन्स डिजीज जब एडर्नल ग्लैंड पे कोई डिजीज होता है, एडर्नल ग्लैंड का कुछ डिफेक्ट होता है, उस कंडीशन में हम लोग उसको एडिसन्स डिजीज बोलते हैं। सो एडिसन्स डिजीज अफेक्ट एडर्नल ग्लैंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। मून फेस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ। आप जब रीनल फेल्यूर के बारे में पढ़ रहे होंगे या फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़े होंगे तो उसमें आप रीनल फेल्यूर, एडिसन्स डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम ये सब भी पढ़े होंगे। तो कुशिंग सिंड्रोम का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि जब वो पर्सन अगर कोई कुशिंग सिंड्रोम से सफ़र कर रहा है तो उसका फेस मून अपीयरेंस देगा। तो कुशिंग सिंड्रोम इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 विच इज़ फ्रॉम इमरजेंसी नर्सिंग। जैसा कि आपको MSN 2 में पढ़ना है या फिर अभी MSN 2 को कन्वर्ट करके एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में कर दिया गया है, आपको एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में इमरजेंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। तो इमरजेंसी में सबसे पहला प्रोसीजर आता है CPR। CPR किसके लिए स्टैंड होता है? ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। So option number B is the correct one. CPR stands for cardiopulmonary resuscitation. So the next question is the first priority in emergency care. सबसे first priority emergency care में क्या होता है? अगर आपके पास कोई पर्सन आती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का केस लेके आएगा, तो सबसे पहले कौन से सिम्टम्स को प्रायोरिटी दिया जाता है? ब्रीदिंग। सबसे पहले वो कोई भी पर्सन आता है तो उसका ब्रीदिंग चेक करते हैं, क्या वो पर्सन जिंदा है या मर गया है। सो द फर्स्ट priority of emergency care is breathing. Breathing is the correct option for this question. Let's move to the next one.
नेक्स्ट है ट्राइज। ट्राइज मीन्स क्या होता है, आप जब इमरजेंसी केयर पढ़ रहे होंगे उसमें डिजास्टर के बारे में भी पढ़ना होगा। डिजास्टर में जनरली ट्राइज मैनेजमेंट आता है। तो ट्राइज मीन्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। ट्राइज जनरली आपको डिजास्टर में पढ़ना है, जिसके अकॉर्डिंग ट्राइज में 2-3 तरह के लेवल्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग पेशेंट के इंजरी की वजह से और उसके एक्सीडेंट्स की वजह से उसको क्लासीफाई किया जाता है। आप पढ़े होंगे ब्लैक क्लासिफिकेशन, रेड, ग्रीन क्लासिफिकेशन। तो ट्राइज का मतलब होता है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग पर्सन को क्लासीफाई करना, वो आपका आता है ट्राइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉक इज काउज्ड बाय। शॉक क्यों काउज होता है? शॉक इज काउज्ड बाय डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू डिक्रीज परफ्यूजन की वजह से आपका शॉक काउज करता है और पर्सन शॉक की वजह से कभी कभी डेथ भी हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक। शॉक जब पढ़े होंगे तो उसमें सबसे मोस्ट कॉमन टाइप भी बताया गया होगा। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन से बहुत बार पूछे भी हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इज हाइपोवोलेमिक शॉक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। हाइपोवोलेमिक शॉक सबसे कॉमन टाइप ऑफ शॉक बोला जाता है। आपको पता होगा हाइपोवोलेमिक में क्या होता है, कार्डियोजेनिक में क्या होता है, सेप्टिक में क्या होता है। यहाँ हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपका एग्जाम है, ये शॉर्ट रिवीजन के लिए है कि आप जितने से कम टाइम में आप रिवीजन कर लो और इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट। सो एक बार ये वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है बर्न्स। जब आप बर्न पढ़े होंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है MSN2 का बर्न। बर्न में रूल ऑफ 9, द रूल ऑफ 9 इज यूज टू कैलकुलेट। रूल ऑफ 9 क्या चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है? बर्न सरफेस एरिया को। वैसा पर्सन जो बर्न से सफ़र किया उसके सरफेस एरिया को कैलकुलेट करने के लिए रूल ऑफ 9 का यूज़ किया जाता है। जो एडल्ट में डिफरेंट होता है, बेबीज में डिफरेंट रूल ऑफ 9 अप्लाई होते हैं। So next question है fluid loss is greatest in burn injury, fracture, अस्थमा, स्ट्रोक। ये सब में उतना फ्लूइड लॉस तो नहीं होता है जितना बर्न में होता है। फ्लूइड लॉस ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा ग्रेट फ्लूइड लॉस आपका बर्न इंजरी में ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्कलाइन फार्मूला। पार्कलाइन फार्मूला, जब आप बर्न का परसेंटेज निकाल रहे होंगे, कितना सरफेस एरिया बर्न हुआ है, उस फार्मूला को निकालने का, या फिर जो फ्लूइड कैलकुलेशन, ड्रग कैलकुलेशन जो चढ़ता है बर्न वाले पर्सन को, उसको निकालने के लिए हम लोग जनरली पार्कलाइन फार्मूला का यूज करते हैं। तो पार्कलाइन फार्मूला जनरली यूज इन द केसेस ऑफ बर्न। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिरियाट्रिक नर्सिंग, जो कि आपके MSN2 में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। गिरियाट्रिक नर्सिंग से भी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। सो द स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड जेरेंटोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। स्टडी ऑफ एजिंग, एजिंग के बारे में जो स्टडी होता है उसको हम लोग जनरली जेरेंटोलॉजी बोलते हैं। प्रिस्बायोपिया अफेक्ट्स विजन। प्रिस्बायोपिया एक डिजीज कंडीशन है जो कि जनरली आपके विजन्स को अफेक्ट करता है। So the next question is the most common sensory deficient in old age। ऐसे तो टेस्ट, स्मेल, हियरिंग सब चला जाता है ओल्ड एज आते आते, लेकिन जो सबसे कॉमन है, जो आपका ओल्ड एज आते आते डिफरेंट ख़त्म हो जाता है, वो है आपका हियरिंग। हियरिंग प्रॉब्लम बहुत सारे ओल्ड एज वाले पर्सन्स को देखने को मिलते हैं। तो गिरियाट्रिक में मोस्ट कॉमन डिजीज़ है हियरिंग लॉस का होना बच्चों। लास्ट टाइम मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो आपके चैप्टर्स में नहीं है बट फिर भी वो आपके MSN में पढ़ना है, इसलिए कुछ वैसा सा क्वेश्चंस देता है जो कि सिस्टमिक वाइज नहीं क्लासीफाई होता है। आप बोलिएगा मैम ये चैप्टर से नहीं है, ये उससे नहीं है, लेकिन वैसे क्वेश्चंस कुछ देते हैं जिसमें द नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट इज, आपको अच्छे से पता है नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट क्या है, 60 to 100 पर मिनट। फिर उसके बाद द नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट इज, ये भी आपको अच्छे से पता है, 12 to 20 पर मिनट। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस। दिस आर द इजीएस्ट क्वेश्चन जो कि कभी कभी एग्जाम में दे देता है स्टूडेंट, सो यू हैव टू अवेयर अबाउट दिस क्वेश्चंस। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसीमिया मीन्स। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या होता है?
हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया भी पूछ सकता है। हाइपर मतलब होता है हाई ब्लड शुगर, जबकि हाइपो मतलब होता है लो ब्लड शुगर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया इज ट्रीटेड विथ ग्लूकोज। वैसा पर्सन जो कि हाइपोग्लाइसीमिया से सफ़र कर रहा है, जिसका आप आरबीएस रैंडम ब्लड टेस्ट कीजिएगा तो उनका शुगर लेवल कम आएगा, तो वैसे पर्सन को डेक्सट्रोज चढ़ाया जाता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया जनरली ट्रीटेड विथ ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज। नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर नॉर्मल होता है 70 to 100 mg पर DL। ये आपको वैल्यूज में डिफरेंस कर सकता है। यहाँ पे ऑप्शंस में 70 to 100 है, आपको एग्जाम में 70 to 80 भी दे सकता है, 70 to 90 भी दे सकता है। सो आप रेंज याद रखिएगा, ये नहीं कि 100 है मैम तो 100 से 120 में, या 90 to 100 देगा तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नॉर्मल होता है 70 to 90 mg पर DL नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज। द यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप, ओ नेगेटिव इज द यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप डोनर बोला गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिवर्सल रिसिपेंट ऑफ ब्लड ग्रुप इज। यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव को बोला जाता है, जबकि यूनिवर्सल रिसीवर ए बी पॉजिटिव को बोला जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है द नॉर्मल एडल्ट ब्लड पीएच इज। आपको पता है 7.35 to 7.45 नॉर्मल ब्लड पीएच है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका एमएसएन का मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, जो कि आपके एमएसएन के सेमेस्टर एग्जाम में आने के चांसेस है। सो स्टूडेंट्स कीप रिवीजन फॉर दिस एंड ऑल द बेस्ट for your examinations.